हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग ऑप्टिक्स का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स 08। इसके पहले 7 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं ऑप्टिक्स में, तो काफ़ी ज़ोर में चल रहा है टॉपिक। बड़े बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखा करो क्योंकि टॉपिक बहुत ही लेंदी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलो तो ऑप्टिक्स में पिछले लेक्चर में हमने जो किया, थोड़ा मैं तुमको याद दिला दूँ। हम लोग ने पिछले लेक्चर में लेंसेज का रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किए थे, जिसमें से एक तो लेंस मेकर्स इक्वेशन था, जो तुमको काफ़ी पहले से नाम तुमने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लेंस मेकर्स इक्वेशन किया था, जो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हमको पढ़ना है और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हमको डिराइव करने हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको समझने हैं। जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज देखा ना, वैसे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ना है हमको। ठीक है, चलो पहले तो प्रिज्म समझ लो होता क्या है। प्रिज्म जस्ट लाइक लेंसेज एक रिफ्रैक्टिंग डिवाइस है। लेंसेज को हमने कैसे डिफाइन किया था, एक रिफ्रैक्टिंग डिवाइस है ना, जिसके 2 सरफेसेस होते हैं। वैसे ही प्रिज्म भी एक रिफ्रैक्टिंग डिवाइस है जिसके 2 सरफेसेस हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें होते टोटल 5 या 6 सरफेसेस। सपोज हम लोग अगर काउंट करें तो टोटल जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं उसमें से हमको 2 सरफेसेस का ज़रूरत पड़ता है। जैसे सपोज ये मैं आगे का पार्ट देखूँ, सबने प्रिज्म देखा है? नहीं देखा है तो लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट हियर। थोड़ा मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। इट्स समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ प्रिज्म दिखाई पड़ता है हमको। ये एक कुछ चाहिए तो ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं, ये लाइक दिस। कुछ ऐसा हमारा प्रिज्म होता है। ठीक है, या फिलहाल खाली ऐसे रखो। तो टोटल इसके देखो कितने सरफेसेस होते हैं। एक जिस बेस पे ये रखा हुआ है वो, एक ये 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। टोटल 5 सरफेसेस होते हैं, जिसमें से हमको इंटरेस्ट है खाली 2 सरफेसेस में। कौन से 2 सरफेसेस? कोई भी 2 सरफेसेस जो इंक्लाइंड है एक दूसरे पे, ऐसे कुछ एंगल से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऐसे मेरे को 2 सरफेसेस ट्रायंगुलर मिलेंगे। एक ये ट्रायंगुलर सरफेस मिल सकता है और एक पीछे वाला ट्रायंगुलर सरफेस। तो हमको ट्रायंगुलर प्रिज्म का बात करना है, स्क्वायर प्रिज्म का बात नहीं करना है, या रेक्टेंगुलर प्रिज्म का बात नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का जब तुम नीचे वाला फेस उठाओगे तो ये स्क्वायर की तरह भी होगा, तो स्क्वायर शेप भी होता है। तो हमको सिर्फ ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का बात करना है। अब इतना कुछ बताया, जिसको परेशानी हो गई, कंफ्यूज हो गए, तो वो प्रिज्म को बस ऐसे याद रखो, ये प्रिज्म होता है अपना। ठीक है, अब इस प्रिज्म में जैसे रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे पड़ी और इस सरफेस पे पड़ के इस सरफेस से निकल गई, तो ये दोनों अपने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए। तो इन दोनों सरफेसेस में जो एंगल है वो अपना एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। पहला टर्म मैंने बताया है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन द 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जैसे इस सरफेस से जाए लाइट और इस सरफेस से निकले, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपना इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो एंगल है, यही अपना एंगल ऑफ प्रिज्म है। सिमिलरली अगर सपोज लाइट ये वाले सरफेस पे गिरती है और यहाँ से बाहर आती है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। मतलब अब इन दोनों सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है। वैसे ही लाइट सपोज करो यहाँ से पड़ी इस पे और यहाँ निकली ये ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म अगर इक्विलैटरल प्रिज्म है अपना, तो तीनों एंगल सेम होंगे क्योंकि तीनों एंगल 60 60 60 होंगे, राइट। और अगर इक्विलैटरल प्रिज्म नहीं है, 45 45 90 प्रिज्म है, तो एंगल्स तुमको क्लियरली मालूम है अलग अलग होंगे। फिलहाल के लिए हम लोग कोई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस उठा के उसमें रिफ्रैक्शन देख के उसके थ्रू और उसके थ्रू एक फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। जैसे देखो, सपोज मेरे पास ये एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक प्रिज्म है लाइक दिस, और मैं ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ले रहा हूँ। तो इन दोनों में जो एंगल है वो है एंगल ए, विच इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान से समझना, मुझे इसमें फॉर्मूला कौन सा डिराइव करना है। सपोज इस प्रिज्म के ये वाले सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट पड़ती है जो नॉर्मल से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के पड़ रही है। लेट दिस बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। ओके, देखो अभी ये नॉर्मल से लाइट इंसिडेंट हुई। अब हमको मालूम है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है लाइक दिस।
लेट मी शो द बेंडिंग अ लिटिल मोर, थोड़ा और बेंडिंग दिखाने दो। लाइट जा रहा था यहाँ पे, ये बेंड हो गया टूवर्ड्स नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। अब फिर यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये लाइट कुछ एंगल पे यहाँ इंसिडेंट हुआ है, लाइट जा रहा है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये लाइट बाहर की तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ये पूरा ओवरऑल रे डायग्राम हो गया एक प्रिज्म के लिए। जिस एंगल से बाहर निकलता है रे उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना उसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2। क्यों R1 R2, क्यों इसको भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है लाइट कैन बी रिवर्स्ड, या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब यहीं एक अगर मैं मिरर लगा दूं, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को, यहीं अगर एक मैं मिरर लगा दूं जिस पे ये लाइट 90 डिग्री पे हिट करे या परपेंडिकुलर हिट करे, ऐसे, ये सपोज मेरा एक प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर की वजह से ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो अब ये लाइट ई एंगल पे इंसिडेंट हो जाएगी और फिर से सेम पाथ फॉलो करते हुए बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, हमको डिराइव क्या करना है मैं तुमको वो बता दूं। जैसे ये नॉर्मल को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं और इस नॉर्मल को भी मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, तो यहाँ दोनों नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें, जैसे ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब देखो आगे की बात, ये जो रे ऑफ लाइट मेरी इंसिडेंट थी, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो कहाँ जाता? ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ चला जाता, करेक्ट, ऐसे ही जा रहा था ना। ये प्रिज्म आने की वजह से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, यही तो मेरा फाइनल रे ऑफ लाइट है ना। तो फाइनल मेरा जो डायरेक्शन है रे का वो कुछ यहाँ है। तो इतना जो एंगल लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो गया है या डेविएट हो गया है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो समझ में आया? दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। जितने एंगल से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया, जा यहाँ रहा था, जा यहाँ रहा है, यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा है। फ़र्क समझा क्या बोल रहा हूँ? यहाँ जाता अगर प्रिज्म नहीं होता, प्रिज्म आने की वजह से यहाँ जा रहा है। तो इतना जो एंगल है ये डेविएशन एंगल है, और हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है देख लो। पहला चीज़ जो हमको डिराइव करना है, टू प्रूव दैट I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। समझ में आया? पहला चीज़ जो हमको आज डिराइव करना है, ध्यान से सुन लो, ये हमको डिराइव करना है I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। कैसे डिराइव करेंगे? सारे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं, बस अब हमको ज्योमेट्री लगाना है और डिराइव कर देना है। देखो कैसे डिराइव होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ध्यान से समझो, मैं एंगल I को देखूं तो एंगल I, कहना इसे, ये अगर एंगल I है तो ये पूरा एंगल I होगा, समझा? ये दिख रहा है, ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल I होगा ना। इसमें से ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल के गई है तो ये अपना एंगल R बना है। समझ में आया या नहीं? अरे ये इंसिडेंट रे है तुम्हारी, राइट, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाया है लाइट ने, और फिर ये पूरा I है, ये R है, यानी I और R में रिलेशन है। R1 में लिखना चाहूँ तो I माइनस 90 माइनस I, या ठीक है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हमको डेल्टा के फॉर्म में डिराइव करना है ना, तो मैं पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालता हूँ। देखो कितना हो जाएगा ये एंगल, ध्यान देना। ये एंगल मेरे को चाहिए और ये एंगल मेरे को चाहिए। क्यों ये दोनों एंगल निकाल के करूँगा क्या मैं? ये दोनों एंगल निकाल लूँगा तो मुझे मालूम है डेल्टा इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है ना। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, लेट दिस बी पॉइंट P Q R, मेरा प्रिज्म हो गया, या पॉइंट P खाली लेते हैं, ये दोनों का तो हमको काम भी नहीं है। सो लेट दिस बी जस्ट पॉइंट P, इसको मैं पॉइंट, ये अपना पॉइंट O है ना, ओके, P Q, let this be R, let this be S, okay, P Q R and then this is point O, ठीक है। अब देखो ज़रा, हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं इस ट्रायंगल में देखूं अगर, तो ये जो एंगल का वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूँ, एक काम करो, इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा 1। क्यों डेल्टा 1 बोल रहा हूँ बताता हूँ, और ये डेल्टा 2। देखो पहले लाइट यहाँ जा रही थी, एक बार रिफ्रैक्शन में लाइट इतना रिफ्रैक्ट हुई और इतना डेविएट हुई अपने पाथ से, दूसरे वाले रिफ्रैक्शन में और इतना डेविएट हो गई और डेल्टा डेविएट हो गई।
तो ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2। अगर मैं डेल्टा 1 निकालूं तो देखो डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 हो जाएगा, ये टोटल i है और ये r है, यानी डेल्टा 1 हो जाएगा i माइनस r1। समझ में आया या नहीं? देखो डेल्टा 1 में ये मेरा i है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये मेरा i है, ठीक है, और यहाँ ये मेरा r1 है और ये मेरा डेल्टा 1 है, समझा? तो ये और ये पूरा i होगा ना, ये भी तो i होगा, यस और नो बोलो। अब अगर ये i है और ये डेल्टा 1 मेरे को निकालना है तो डेल्टा 1 विल बी i माइनस r1, ठीक है। थोड़ा बेसिक स्कूल ज्योमेट्री है, फाइन। सो डेल्टा 1 मिल गया है। सिमिलरली डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, या इसको मैं ये दे देता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये सेम रीज़न दूसरे के लिए आएगा, डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू e माइनस r2, सेम रीज़न है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये डेल्टा इस वाले ट्रायंगल के दोनों एंगल्स के लिए एक्सटीरियर एंगल है। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बोलो, इन ट्रायंगल QOR क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा। सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा। इसको मैं लिख देता हूं एक्सटीरियर एंगल। डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बस अभी डेल्टा 1 डेल्टा 2 उठा के सब्सटीट्यूट कर दो। डेल्टा 1 है i माइनस r1 प्लस डेल्टा 2 है e माइनस r2, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। यानी यहाँ से डेल्टा क्या मिल रहा है, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस e माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो r1 प्लस r2। बोलो इतना समझ में आया? स्कूल ज्योमेट्री चल रहा है, ध्यान से देख लो क्या क्या किया है। पहले इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट किया, अब इन दोनों एंगल्स का सम ये एंगल के इक्वल होगा इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो ये फॉर्मूला लगाया, फिर सब्स्टिट्यूट किया और ये एक फॉर्म आ गया। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ये फॉर्मूला कुछ हद तक मिल चुका है हमको, बस ए का कमी है। तो ए हमको इंट्रोड्यूस करना है, देखो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ एक क्वाड्रिलैटरल कंसिडर करने जा रहा हूँ, POSR, ये क्वाड्रिलैटरल मैं कंसिडर करूँगा, POSR, ध्यान देना। इन क्वाड्रिलैटरल POSR, देखो एंगल P कितना है, या एक काम करो, ये सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो 360 आएगा, ये मालूम है। सो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल S प्लस एंगल R, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल। समझा? बोलो हाँ या ना, बोलो। एंगल P कितना है, एंगल P है A, और एंगल O कितना है बताओ। एंगल O ध्यान से देखो, ये है ना, तो ये 90 डिग्री है ना, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, तो एंगल O कितना है 90। और ये एंगल S, ज़रा ध्यान दो, ये एंगल S मेरे को फाइंड आउट करना है। तो एंगल S इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो इस ट्रायंगल में दो और एंगल्स हैं, R1 और R2। तो 180 में से मैं R1 R2 का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को तीसरा एंगल मिल जाएगा। यानी एंगल S को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस R1 प्लस R2। समझा या नहीं? बोलो कन्फ्यूजन है तो फिर से बता देता हूं, कैसे ही बोलोगे। 180 माइनस R1 प्लस R2, ये देखो ना ट्रायंगल है ना, ये इस ट्रायंगल में दो एंगल्स मेरे को पता है, तीसरा एंगल नहीं पता है मेरे को। तो तीसरा एंगल 180 माइनस सम ऑफ अदर टू एंगल्स, और एंगल R 90 है। दिस इज ऑल इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360, और ये 360 टोटल कैंसिल। यानी क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये कैंसिल हो गए, तो हमको ये मिला। यानी A का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, A का वैल्यू आ गया R1 प्लस R2 के इक्वल। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। 1 और 2 को देखो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से, इसकी जगह मैं A सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना। सो डेल्टा विल बी I प्लस E
माइनस ए, सो देयरफॉर आई प्लस ई इक्वल्स ए प्लस डेल्टा। ये आ गया फॉर्मूला जो हमको डिराइव करना था, आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। ये डेल्टा का फॉर्मूला है। अगर तुमको किसी रिफ्रैक्शन प्रिज्म में या किसी भी रिफ्रैक्शन में डेल्टा निकालना है, तुमको आई और ई दिया है और ए दिया है, तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, आई प्लस ई माइनस ए करके निकल जाएगा, या ये फॉर्मूले से भी तुमको कोई अगर वेरिएबल चाहिए तो निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैड टू डिराइव। ये पहला चीज़ हमको डिराइव करना था अबाउट डेल्टा, या डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या आता है, ये हमको डिराइव करना होता है। तो ये फटाफट से नोट डाउन करो। सारा कुछ ज्योमेट्री है, ध्यान से देख लेना। पहले ये ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का ज्योमेट्री लगाया है, फिर ये वाले क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स का ज्योमेट्री लगाया है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स हमको मालूम है कितना होता है, उसमें से ये वाला एंगल मिसिंग था अपने लिए, तो ये वाले एंगल को हमने 180 माइनस अदर टू एंगल्स का सम लिख दिया है। तो 180 माइनस R1 प्लस R2, फिर कैंसल आउट होकर सिंप्लीफिकेशन। तो आई होप बहुत सिंपल था ये, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से स्लो देखो वीडियो को। स्लो तो नहीं बट ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे भी देखो तो भी समझ में आ जाएगा। और जिसको समझ में आ गया रिवाइज करना है तो 2x के स्पीड पे देख लो फटाफट। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम डेल्टा के फैक्टर्स का बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स से डेल्टा चेंज होता है। ओके, पॉज करके नोट डाउन करो अच्छे से, एक एक चीज़ कर लिया नोट डाउन। ओके चलो, आई एम गोइंग टू रब इट। ठीक है, देखो क्या होता है, ये जो डेल्टा मिला है हमको, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है देखते हैं। तुमको मैं थोड़ा इनसाइट देते हुए चलूँगा, जो फैक्टर्स बताऊँगा ऐसे नहीं कि रैंडमली बता दूँगा। कुछ फैक्टर्स में जो भी फैक्टर्स बताऊँगा उनका इनसाइट देते हुए चलूँगा। इसमें से एक फैक्टर का तो तुमने शायद एक्सपेरिमेंट भी किया हो। जो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उस कॉलेज के अगर बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, तो मुझे मालूम है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो किया ही है प्रिज्म वाला डेल्टा का। तो उधर मत बोलो कि नहीं सर आता नहीं ये। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा, देखो क्या होता है। जैसे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा, है ना। ये जो डेल्टा है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिपेंडेंस कैसा है ज़रा समझ लो। जैसे ये मेरा प्रिज्म है, देखो ये मेरा प्रिज्म है, दो प्रिज्म ले लेता हूँ मैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग। जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और n2 n1 से ज़्यादा है। तो इस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये रे ऑफ लाइट कुछ बेंड होगी, है ना। और इस पे जब सेम रे ऑफ लाइट पड़ेगी सेम एंगल पे तो ज़्यादा बेंड होगी। क्यों ज़्यादा बेंड होगी सोच के बता सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। अगर मैं साइन आई बाई साइन आर इस वाले के लिए लिखूंगा तो ये आएगा n1, क्योंकि बाहर मीडियम तो एयर है वो छोड़ दो। वैसे ही साइन आई बाई साइन आर इस मीडियम के लिए आएगा n2। अब आई दोनों में सेम है, n1 कम है n2 ज़्यादा है, तो r इसके लिए कम होगा। कम मतलब जैसे ये मेरा नॉर्मल है, ध्यान दो ये मेरा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो कम होने का मतलब है ये रे नॉर्मल से और ज़्यादा नज़दीक है। ज़्यादा होने का मतलब ये रे नॉर्मल से दूर है। समझा क्या? आर कम होने का मतलब है ज़्यादा बेंड हुआ है, ज़्यादा नॉर्मल के पास आ गया है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीज कैन इंक्रीज द डेल्टा एज वेल। देखो ना, जितना ज़्यादा ये बेंड हो गया, डेविएशन उतना ज़्यादा हो गया ना। अब बाहर आने पे ये और इधर बाहर निकलेगा, ये इधर बाहर निकलेगा। तो देखो ये इसमें ये डेल्टा आया और इसमें ध्यान दो ये डेल्टा आया, दिख रहा है? तो डेल्टा ज़्यादा है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस और डेल्टा इंक्रीजेस व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। समझा? स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, कुछ परेशानी का बात नहीं है। डेल्टा इंक्रीज होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, एंगल ऑफ प्रिज्म
एंगल ऑफ प्रिज्म ए। एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बारे में क्या बोल सकते हो, देखो ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और ये दूसरा प्रिज्म है। क्या फ़र्क है दोनों प्रिज्म में, इसका ए छोटा है, इसका ए बड़ा है ना, यही फ़र्क है ना। देखो जैसे इस पे रे ऑफ लाइट पड़ी, दोनों का मटेरियल वगैरह सब सेम रखा है हमने, तो इसमें लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल और यहाँ से ऐसे बाहर निकलती है, देखो ध्यान से। तो ये और ये डेल्टा आ गया अपना। देखो इस वाले प्रिज्म में सेम एंगल पे इंसिडेंट हुई लाइट, इस वाले प्रिज्म में ज़्यादा दूर तक चलेगी ना लाइट, ये फ़र्क है, यहाँ से बाहर निकली। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे, तो डेल्टा देखो ज़्यादा है। बोलने का मीनिंग ये है कि जब ए बढ़ेगा तो लाइट को ज़्यादा दूर तक चलना पड़ेगा, तो रिफ्रैक्शन के वजह से या डेविएशन जो है वो ज़्यादा आएगा। सो सिमिलरली डेल्टा इंक्रीजेस व्हेन ए इंक्रीजेस। समझ में आ गया, डेल्टा बढ़ जाता है जब ए बढ़ता है। ए को बढ़ाओगे, अरे देखो ना ये ऐसे था प्रिज्म, तो लाइट कम डिस्टेंस ट्रैवल करके बाहर आ गई। अब बड़ा है प्रिज्म तो लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, फिर बाहर आना है, तो डेल्टा ज़्यादा हो जाएगा। समझा? ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला, लैम्डा या वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सा वेवलेंथ इस पे फॉल हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। देखो कैसे उस पर डिपेंड करेगा, हमको एक चीज़ मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ होता है। ये फर्स्ट लेक्चर जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंट्रोडक्शन किया था, रिफ्रैक्शन का 0.4, पहले के 3 लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन का बात किया, तो 0.4 में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो बेंडिंग ज़्यादा होगा, और हमको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डेल्टा ज़्यादा होगा। समझा? तो हमको मालूम है कि एज या डेल्टा इंक्रीजेस, डेल्टा इंक्रीज कब होगा, व्हेन लैम्डा डिक्रीजेस। अरे डेल्टा इंक्रीज तब होता है जब n इंक्रीज होता है, और n कब इंक्रीज होगा, जब लैम्डा डिक्रीज होगा। सिमिलरली डेल्टा डिक्रीजेस व्हेन लैम्डा इंक्रीजेस। उल्टा भी तो सही होगा ना, लैम्डा बढ़ेगा तो n कम होगा, और n कम होगा तो डेल्टा कम होगा। ठीक है, इसको समझ लो ठीक से। हमको मालूम है सिंस n फॉर रेड कलर इज़ लेस दैन n फॉर वॉयलेट कलर, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी है। पहले मैं वेवलेंथ के टर्म्स में लिख देता हूँ, तब ज़्यादा बेटर होगा। सिंस वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर दैन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, है ना। कलर्स में विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का है। सो देयरफॉर n फॉर रेड इज़ लेस दैन n फॉर वॉयलेट, एंड फाइनली डेल्टा फॉर वॉयलेट इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा फॉर रेड। यानी वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है, ये सब तुमको कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे समझ में आना चाहिए। वॉयलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा होगा क्योंकि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, रेड के लिए डेविएशन मिनिमम होगा क्योंकि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है। अगर इसको हम देखना चाहें तो कैसा दिखाई पड़ेगा, जैसे ये मेरा प्रिज्म है, यहाँ मैंने एक वाइट लाइट डाला, तो पहला चीज़ क्या होगा मालूम है, पहला चीज़ ये लाइट 2 एक्सट्रीम्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक्चुअली 2 में तो स्प्लिट नहीं होगा, 7 कलर्स में स्प्लिट होगा। मैं 2 एक्सट्रीम्स बना रहा हूँ, रेड और वॉयलेट का। हमको मालूम है रेड सबसे कम बेंड होगा, वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड होगा। तो ये वाला मेरा वॉयलेट हो गया नीचे वाला, और ये वाला मेरा रेड हो गया। और फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो ये आया मेरा रेड कलर, ये आया मेरा वॉयलेट कलर, यानी यहाँ मेरे को विबग्योर मिलेगा ऐसे। समझा क्या? वॉयलेट नीचे, रेड सबसे ऊपर, ये मेरा रेड कलर, ये मेरा वॉयलेट कलर। समझा? और यहाँ बीच में बाकी के 5 कलर्स, टोटल 7 ही तो कलर है ना, तो बाकी के 5 कलर्स यहाँ बीच में। तो ये ऐसे मेरे को रेनबो मिलता है, जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जैसे रेड के लिए डेविएशन देखो इतना है, और वॉयलेट के लिए डेविएशन देखो इतना है। समझा? वॉयलेट इतना डेविएट हुआ, रेड इतना ही डेविएट हुआ,
वॉयलेट का डेविएशन इतना है ना और रेड का डेविएशन इतना है, तो वही बोल रहा हूँ, वॉयलेट का डेविएशन रेड से ज़्यादा है। तो इसमें तुमको कोई भी 2 कलर दे के पूछ देगा, बताओ ब्लू और ग्रीन में किसका डेविएशन ज़्यादा होगा, ब्लू और ग्रीन में किसका डेविएशन ज़्यादा होगा, बता सकते हो क्या? ये याद रखो, विबग्योर, ठीक है, देख लो ब्लू और ग्रीन, ये ऐसे जब तुम जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो ऐसे जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, तो ऐसे जाने पे डेल्टा डिक्रीज होगा। अब समझ लो, ब्लू का डेविएशन ज़्यादा होगा, ग्रीन का कम होगा। अगर ब्लू ग्रीन में पूछा, इंडिगो और ऑरेंज में पूछ लिया तो इंडिगो का डेविएशन ज़्यादा और ऑरेंज का डेविएशन कम। समझा? समझ में आया या नहीं बोलो? ठीक है, चलो, आई होप समझ में आया। अरे क्या एक ही बात 10 बार बताऊं, समझ में तो आ ही गया होगा ना। ओके एक लास्ट फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत, ध्यान दो, 4th फैक्टर विच इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है, यही मैं बोल रहा था कि जो बच्चे आरजे में पढ़ रहे हैं या झुंझुनवाला में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके कॉलेज में एक्सपेरिमेंट हुआ है। बाकी के कॉलेजेस में भी हुआ होगा, बट मैं श्योर सिर्फ अपने कॉलेज के बारे में हूँ, बाकी के कॉलेजेस में हुआ है वो तो मुझे भी पता है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है, इसका डिपेंडेंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इनिशियली बढ़ाते हैं तो डेल्टा कम होता है, और फिर जब उसके आगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो डेल्टा बढ़ने लगता है। मतलब बेसिकली ये दोनों नेचर शो करता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों। कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यूज़ के लिए ये डिक्रीज करता है और कुछ के लिए ये इंक्रीज करता है। यानी इसका एक ग्राफ बनता है, हमको मिलता है, और वो ग्राफ के बारे में हमको डिटेल में समझना है। देखो, दिस इज कॉल्ड एज डेविएशन कर्व, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, ध्यान देना, जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। वो ये कि पहले डेविएशन एंगल डिक्रीज होता है और फिर डेविएशन एंगल इंक्रीज होता है, लाइक दिस। डेविएशन एंगल डिक्रीज होगा, एक मिनिमम वैल्यू पे आएगा और फिर ये वापस से इंक्रीज होने लगेगा। तो ज़रा ध्यान से समझो इस बात को। मैं अगर कोई एक डेल्टा वैल्यू उठाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डेल्टा वैल्यू उठाई है, ये कोई एक डेल्टा वैल्यू है, इसके लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ध्यान दो, हाँ या ना। एक ही डेल्टा वैल्यू के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यूज़ है ना। कैसे, कौन कौन से 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस वैल्यूज़ हैं? एक ये और एक ये भी तो है। तो ये कौन से 2 एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं? ध्यान से समझो, ये रे ऑफ लाइट गई, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये बाहर आ गई, देखो। तो ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसमें से कौन से 2 एंगल्स का हम लोग बात कर रहे हैं? वो ये 2 एंगल्स हैं, आई और ई। तो अगर आई कम है, ध्यान से समझो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, आई अगर कम है तो ई ज़्यादा होगा। यानी अगर इसको तुम आई ले रहे हो तो इसको तुम ई लोगे, समझ में आई बात? और अगर इसको ई ले रहे हो तो इसको आई लोगे। और ये जो वैल्यू है डेल्टा की, एक पर्टिकुलर स्पेशल वैल्यू, जिसके लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो आई की सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो जब एक ही वैल्यू होती है तो उस केस में, या इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, जहाँ पे डेल्टा का वैल्यू मिनिमम हो गया, दिखाई पड़ रहा है या नहीं? यहाँ पे डेल्टा मिनिमम हो गया ना, इससे नीचे डेल्टा नहीं जा रहा। अब इसके बाद डेल्टा कहाँ जा रहा है? इसके बाद डेल्टा ऊपर जा रहा है। तो डेल्टा वैल्यू धीरे धीरे गिर के मिनिमम पे गई, अब ऊपर जा रही है। तो इस मिनिमम वैल्यू के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आई और ई सेम है, एक ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यानी जब ये डेल्टा मिनिमम होगा, ये रे ऑफ लाइट गई, ये ऐसे, ये ऐसे, यानी जब डेविएशन एंगल मिनिमम होगा, डेल्टा मिनिमम, तो उस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम होंगे। ये बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखना। डेल्टा मिनिमम के लिए आई और ई सेम होते हैं। मिनिमम वैल्यू जो डेल्टा की है उसके लिए ये कंक्लूजन ट्रू होता है, आई और ई सेम होते हैं। तो डिपेंडेंस समझ में आया क्या होता है? डिपेंडेंस इज एज एंगल ऑफ इंसिडेंस या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा लिखने से अच्छा आई ही लिखूँ ना, ठीक है। एज आई इंक्रीजेस डेल्टा डिक्रीजेस एंड रीचेज टू
its minimum value. Okay, on further increasing I, delta also increases. तो ये ओवरऑल डिपेंडेंस है। आई बढ़ने पे डेल्टा कम होता है पहले, फिर डेल्टा बढ़ने लगता है एज आई गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ हमको मिला है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स तुमको पता होने चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स तुमको पता होने चाहिए? देखो, नोट्स फ्रॉम ग्राफ या कंक्लूजन्स फ्रॉम ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक पैराबोला, दिस ग्राफ इज नॉट अ पैराबोला। ये बात याद रखना, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है। क्यों पैराबोला नहीं है? क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है। अगर मैं इसका एक एक्सिस बनाऊं तो दो इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूं। यहाँ ऐसा नहीं, ये ग्राफ थोड़ा इधर ज़्यादा टिल्टेड होता है। तो चाहिए तो तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, ग्राफ थोड़ा इस तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा तो बेटर होगा। सो दिस इज़ नॉट अ पैराबोला बिकॉज और एज इट इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस। एक एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा जो चीज़ मैंने तुमको बताया आई और ए के बारे में, फॉर एवरी डेल्टा देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई एक्सेप्ट फॉर delta minimum for which only one value of I is there। एक ही वैल्यू होता है I का डेल्टा मिनिमम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट देखा कि नहीं किसी ने अभी साउंड में? वो गाड़ी का आवाज़ आया और गया। साउंड पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ओके, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द डेल्टा डिपेंड्स। ये डेल्टा को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स मैंने एक साथ बताए हैं। 4 फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पे डेल्टा बढ़ेगा, सिंपल। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने पे डेल्टा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ने पे डेल्टा कम होगा और वेवलेंथ कम होने पे डेल्टा बढ़ेगा, इन्वर्स रिलेशन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस में डेल्टा बढ़ता भी है और कम भी होता है, या बोल सकते हो पहले कम होता है, मिनिमम पे जाता है, फिर बढ़ता है। ऐसे पहले कम होगा, मिनिमम पे जाएगा, फिर बढ़ेगा। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द ग्राफ। ये ग्राफ के बारे में 2 चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। तो ये पॉज करके सारा कुछ अच्छे से नोट डाउन करो, एकदम डिटेल में अच्छे से नोट डाउन करना। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना। इसके बाद हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक है? नोट डाउन कर लिया है ना? चलो हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। छोटा सा है प्रिज्म फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट होता है बहुत। देखो, प्रिज्म फॉर्मूला जो है ना, एक बात याद रखना, मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए या मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए ही डिफाइंड है। मतलब जब तुमको डेल्टा मिनिमम पता होगा तब तुम वो प्रिज्म फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये बात याद रख लेना, ठीक है? ये किसी को आवाज़ सुनाई पड़ रहा है या नहीं? When the hands are getting rubbed against the board, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना? ये जो साउंड है, दिस इज फ्रिक्शन एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट, साउंड एनर्जी। फाइन, काम का नहीं है तुम्हारे। प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, हमको मालूम है, फॉर डेल्टा मिनिमम I इज इक्वल टू E, हाँ या ना? बोलो, I इक्वल टू E है तो इसको मैं I ही ले लेता हूँ, ध्यान दो। अभी I इक्वल टू E को या I और E को मैं I लेके चलता हूँ तो हमको मालूम है क्या होता है। हमको मालूम है सिंस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, या पहले और एक चीज़,
हमको मालूम है ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज़, ठीक है, हाँ देखो ये प्रिज्म बना लेते हैं और फिर डिराइव करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये प्रिज्म है, इस पे एक रे ऑफ लाइट पड़ी कुछ एंगल आई पे, ठीक है, ये एंगल आई है और ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हुई और ऐसे बाहर आ गई। ध्यान दो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ, ये आई है तो ये भी आई ही है, क्यों, क्योंकि डेल्टा मिनिमम है, ठीक है, ये आई ये भी आई और ये जो डेल्टा मिला है हमको ये डेल्टा मिनिमम मिला है, ये फ़र्क है, ठीक है, ये डेल्टा मिनिमम है, ये एंगल आई ये एंगल आई। अब देखो डेल्टा मिनिमम होने पे फ़ायदा क्या है या डेल्टा मिनिमम होने का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये और ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होंगे। अरे स्नेल्स लॉ तो अप्लाई होगा ना, सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस पे लाइट पड़ी तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना और इस पे लाइट पड़ी तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना सेम होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सरफेस पे लाइट सेम एंगल से इंसिडेंस हो रही है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा। सो सिंस फॉर डेल्टा मिनिमम आई इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर R1 विल बी इक्वल टू R2, जिसको हम कुछ R ले लेते हैं, ठीक है, फाइन। अगर R1 और R2 सेम हो गए R के तो हमको मालूम है देयरफॉर A विल बी इक्वल टू 2R, या A हमने डिराइव किया है ना R1 प्लस R2, सो A विल बी इक्वल टू 2R, ठीक है, सिंस देयरफॉर। तो यहाँ से R निकालो तो R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा A/2, समझा। वैसे हमको एक और चीज़ मालूम है, सिंस I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, है ना, सो डेल्टा मिनिमम के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर डेल्टा मिनिमम दिस फॉर्मूला विल बी I प्लस आई इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम, बोलो हाँ या ना। इसको मैं 2I लिख सकता हूँ, सो 2I विल बी इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम, यानी I विल बी A प्लस डेल्टा मिनिमम द होल डिवाइडेड बाई 2। तो हमको मिल गया I, हमको मिल गया R, बस I और R यूज़ करना है स्नेल्स लॉ में I और R यूज़ करना है स्नेल्स लॉ में। हमको मालूम है एट पॉइंट, ये जिससे दिस इज पॉइंट O, सो एट O अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, हमको मालूम है साइन I अपॉन साइन R विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सो n/1, यानी यहाँ से हमको n क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, साइन I की जगह क्या डालोगे, ये पूरा, यानी साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन R की जगह क्या डालोगे, A/2, हो गया। यही है प्रिज्म फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला, जो तुमको डिराइव करना होता है। अब ये सब बच्चों ने देखा है, जिसने प्रैक्टिकल्स किया है प्रिज्म का, तो ये सब बच्चों ने देखा है, दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। मैं तुमको ये फॉर्मूला यूज़ करना सिखा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग पता नहीं कैसे यूज़ करते हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। देखो आई अंडरस्टैंड थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, जैसे सपोज़ मेरे को दिया है, बहुत डिस्टर्बेंस है, जैसे सपोज़ मेरे को दिया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है, उसके लिए जो डेल्टा मिनिमम है, सपोज़ वो कितना कंसिडर करूँ मैं, लेट्स से ये 40 डिग्री है डेल्टा मिनिमम, ठीक है, और हमको एंगल A पता है और ये डेल्टा मिनिमम पता है, हमको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम, यानी 60 प्लस 40 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन A कितना है 60, सो साइन 60/2, यानी n कितना आ जाएगा बोलो। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या, ये बहुत सिली मिस्टेक है, ध्यान से देख लो, कुछ बच्चे ये 2 को 60 से कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है मैथ्स में, तुम 2 को 60 से कैंसिल करोगे तो ये 40 कहाँ चला जाएगा, 40 को छोड़ देते हैं, 2 को 60 से कैंसिल करेंगे, 30 प्लस 40 70 लिख देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर 2 से 60 को कैंसिल करो तो 2 से 40 को भी कैंसिल करो, क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर है। तो थोड़ा मैथ्स अगर लगा रहे हो, चलो आई अंडरस्टैंड, थोड़ा तुम घाई में कर देते हो,
बट अगर लगा रहे हो तो प्रॉपर मैथ्स लगाओ। अगर 60 को कैंसिल कर रहे हो 2 से तो 40 को भी कैंसिल करो, ऐसे करो। हाँ, अगर वो सब नहीं करना है, बेसिक तुमको समझ में आ रहा है क्या होगा, 60 + 40 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा sin 100/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin 30। समझा? sin 100/2 करोगे तो sin 50/sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, यानी तुमको आंसर मिल रहा है sin 50 × 2। 2 ऊपर आ जाएगा ना, मैं sin 50 देख के लिख देता हूँ, जो तुम्हारे पास होता है सबके पास, इससे मिल जाएगा। देखो ये नेचुरल साइंस में हम लोग जाते हैं। मैं तुमको सारा कुछ स्टेप्स इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही करना होता है, तुम करते नहीं हो। sin 50 निकालना है तुमको, तो sin 50 निकालो यहाँ से। sin 50 है 0.7660, यानी हमको sin 50 मिलता है 0.7660 × 2। मल्टीप्लाई कर लो, 2 0s are 0, 2 6s are 12, 1, 2 6s are 12 + 1 यानी 13, फिर 2 7s are 14, 14 + 1 15 यानी 5, और ये 1 कैरी होके आया, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ गया। समझा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है 1.5320। तुमको मालूम है अगर ये ग्लास का प्रिज्म होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होगा ना, तो ऐसे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? चलो, सो दिस इज़ हाउ यू विल यूज़ द प्रिज्म फार्मूला। ये प्रिज्म फार्मूला हमने डिराइव कर लिया और इसका यूज़ सीख लिया है। पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लेना एक एक चीज़, और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम थोड़ा डिस्पर्शन और एंगुलर डिस्पर्शन पे बात करेंगे। ठीक है? सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।